चिराग से इजराइल के लिए गुड न्यूज मिली है, जहां ईरान समर्थित 2 लड़ाका ग्रुप ने सरेंडर कर दिया है। ईरान समर्थित इराकी मिलिशिया असाइब अहल अल हक और इमाम अली ब्रिगेड ने अपने हथियारों को इराकी सेना को सौंपना शुरू कर दिया है। हालांकि नेतन्याहू से नाराज ट्रंप ने उन्हें सोमालिया फ्रंट पर करारा झटका दिया है। इजराइल ने सोमालीलैंड को नए देश की मान्यता दी है। सोमालीलैंड को सोमालिया से अलग मुल्क के रूप में मान्यता के मसले पर अमेरिका इजराइल के साथ नहीं है। वॉशिंगटन ने सोमालिया की एकता और अखंडता की पुष्टि की है। मिडिल ईस्ट से आई रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब और खाड़ी देशों के प्रेशर में ट्रंप ने सोमालिया का पक्ष लिया है। अमेरिकी विदेश विभाग ने कांग्रेस को सोमालीलैंड को लेकर एक रिपोर्ट दी है। इसमें कहा गया है कि सोमालीलैंड के विकास के लिए सोमालिया में शामिल किया गया था। सोमालीलैंड के साथ अमेरिका के बेहतरीन संबंध हैं, लेकिन वॉशिंगटन सोमालिया की संप्रभुता और अखंडता की पुष्टि करता है। रिपोर्ट में अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शायद ही सोमालीलैंड को मान्यता देंगे, क्योंकि अरब और मुस्लिम देशों का उन पर दबाव है। सऊदी, कतर और पाकिस्तान जैसे देशों ने इसका खुलकर विरोध किया है। लेकिन इसका एक पहलू यह भी है कि ट्रंप सोमालीलैंड को मान्यता देने की बजाय पूरे सोमालिया को अपने कंट्रोल में लेने की कवायद शुरू कर सकते हैं। ट्रंप ने कई मौकों पर सोमालिया की सरकार और व्यवस्था की तीखी आलोचना की है। ट्रंप सोमालिया को बेईमानों का देश कहते हैं। ट्रंप की नजर में जो भी खटकता है उसका हश्र ईरान जैसा होता है। फिलहाल उन्होंने सारा फोकस ईरान से एटमी डील पर लगा रखा है। ईरान को झुकाने के लिए ट्रंप हथियारों का ट्रेलर रिलीज करते रहते हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने जिन हथियारों से ईरान को धमकाया है, युद्ध के अगले राउंड में उन्हीं के इस्तेमाल का खतरा है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक वीडियो जारी किया था, जिसमें उनका एयरफोर्स 1 विमान, फाइटर जेट्स और परमाणु बम वर्षकों के बीच उड़ता हुआ नजर आ रहा था। इस वीडियो में एयरफोर्स 1 के साथ F-15 फाइटर जेट, B-1 और B-2 बॉम्बर भी थे। बीच में अमेरिकी राष्ट्रपति का विमान एयरफोर्स 1। ये फॉर्मेशन दिखाकर ट्रंप बतलाना चाहते हैं कि अमेरिका के हमले का वो कैसे नेतृत्व कर रहे हैं। लेकिन ईरान जिस जिद से जंग के मैदान में डटा है, उसकी कोई काट नहीं है। ईरान अपने वजूद की लड़ाई में सब कुछ झोंकने के लिए तैयार है। सुपर पावर को बराबर की टक्कर देकर ईरान ने यह बतला दिया है कि हार जीत से अलग इस युद्ध के नतीजे होंगे। खाड़ी में महाशक्तियों के गुरूर टूटेंगे, सबसे घातक हथियारों का घमंड टूटेगा। ईरान कह रहा है कि अब अगर हमला हुआ तो किसी नियम कायदे की परवाह नहीं की जाएगी। यूक्रेन ने रूस के हमलों का जबरदस्त जवाब देना शुरू कर दिया है। यूक्रेन ने सेंट पीटर्सबर्ग में रूस के तेल डिपो को मिसाइल धमाकों से उड़ा दिया है। यूक्रेन के ड्रोन हमलों से रूस के क्रोनस्टाड पोर्ट पर नेवी के जहाज को भारी नुकसान पहुंचा है। एक रात में रूस के हजारों हमलों का जवाब यूक्रेन ने इस स्टाइल में दिया है। यूक्रेन के ड्रोन बमों के धमाकों से पुतिन का तेल डिपो तबाह हो गया है। वीडियो में सेंट पीटर्सबर्ग में यूक्रेन का पलटवार दिखाया गया है। यूक्रेन की स्पेशल फोर्स ने सेंट पीटर्सबर्ग में ऑयल टर्मिनल पर हमला किया है। यह हमला 1100 किलोमीटर की दूरी से किया गया। वहीं रूस की हथियार फैक्ट्रियों पर भी ड्रोन अटैक किए गए हैं। ज़ेलेंस्की ने पुतिन के शहरों पर बड़े हमले करके बतला दिया कि उनकी पलटवार वाली ताकत कम नहीं हुई है। यूक्रेन में नई तबाही मचाने के लिए पुतिन ने बड़ा हाइपरसोनिक अटैक किया है। 5 शहरों में 8 हाइपरसोनिक ज़िरकॉन मिसाइल से हमला किया। कई क्रूज मिसाइल भी फायर की। यूक्रेन में वही हो रहा है जिसकी भविष्यवाणी ज़ेलेंस्की ने की थी। जून का महीना बड़ी तबाही लेकर आया है। रूस ने एक ही रात 73 मिसाइलें फायर की, 656 ड्रोन दागे। इनमें 8 हाइपरसोनिक मिसाइलें भी शामिल थी, जिन्हें रोकना ज़ेलेंस्की के बस की बात नहीं। इस हमले के निशाने पर रहे यूक्रेन के बड़े शहर, राजधानी कीव, डिप्रो, ज़पोरिज़िया, पोल्टावा और खार्किव। खौफ ऐसा फैला कि लोग अपने घरों से निकलकर बेसमेंट, मेट्रो स्टेशन और गलियारों में छिपने को मजबूर हो गए। आसमान में धुएं का गुबार और जलते हुए मलबे ने हालात को भयावह बना दिया।
यूक्रेन पर हमले रात में हुए और दिन में भी जारी रहे। російських атак. Жорстокий був удар. Більше ніж 70 ракет, багато балістики, більше ніж 650 дронів за ніч. Вдень сьогодні росіяни продовжили атаки, ще близько 100 дронів було. यूक्रेन का जरा हाल देखिए। कुछ इलाकों में रिहायशी इमारतें पूरी तरह ढह गई। मलबे के नीचे अब भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। इसी तबाही को रोकने के लिए जेलेंस्की ने ट्रंप और यूरोप के सामने बड़ी डिमांड रख दी है। जेलेंस्की ने यूरोप से एयर डिफेंस सिस्टम मांगा है और ट्रंप से भी मांगी है पैट्रियट एयर डिफेंस मिसाइल। Мої співчуття усім, хто втратив рідних та близьких. Вкотре Путін зі своїм божевіллям перемогли життя звичайних дітей. Житлові будинки, поліклініку в Києві. Шахеди були проти багатоповерхівок. यूक्रेन बहुत मुश्किल में है। पुतिन अब जेलेंस्की को रिफाइनरी को टारगेट करने की सजा दे रहे हैं। यूक्रेन में हालात बहुत खराब हैं। कई इलाकों में बिजली गुल हो गई है। साफ नजर आ रहा है कि यूक्रेन का युद्ध बहुत ही खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। लेकिन पुतिन इस बार आर पार के मूड में है। यूक्रेन से युद्ध तेज होने और नाटो से घमासान के पूरे सिग्नल मिलने के बीच पुतिन ने अपने सबसे खतरनाक हाइपरसोनिक हथियार दिखाने शुरू कर दिए। पहली है जिरकॉन मिसाइल। बैरेंट्स सागर में इस मिसाइल को दागकर पुतिन ने बतला दिया कि नाटो के अगले कदम के लिए वो खुद जिम्मेदार होगा, क्योंकि फिर पुतिन की ये मिसाइल युद्ध का फैसला करेगी। दूसरी है किंजल मिसाइल। MiG-31 फाइटर जेट पर इस मिसाइल को दिखाकर पुतिन बता रहे हैं कि समंदर के साथ आसमान से भी हाइपरसोनिक रफ्तार से मौत बरसेगी। ये दोनों मिसाइल पुतिन की सबसे तेज और सबसे घातक हथियारों में शामिल है। इस बात का ऐलान पुतिन 2024 में ही कर चुके हैं। Также в бою уже применялся и ударный гиперзвуковой комплекс морского базирования «Циркон», о котором в послании 2018 года даже и речи не шло. Но и эта система уже в строю. На боевом дежурстве стоят гиперзвуковые блоки межконтинентальной дальности «Авангард» и лазерные комплексы «Пересвет». Завершаются испытания крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник». सवाल है कि पुतिन ने यूक्रेन युद्ध के बीच हाइपरसोनिक हथियारों के साथ अपना समुद्री बेड़ा दिखाना क्यों जरूरी समझा? क्यों पुतिन जंगी जहाजों से अभी मिसाइल फायर करते दिखा रहे हैं और सुपरसोनिक फाइटर जेट को भी किंजल जैसी बैलिस्टिक मिसाइल से लैस कर चुके हैं? ये रूस का MiG-31 फाइटर जेट है, जो दुनिया का सबसे तेज फाइटर जेट में माना जाता है। बैरेंट्स सागर के करीब ये एक रशियन एयरफोर्स बेस से उड़ान भरता है। इसकी लोकेशन सीक्रेट रखी गई है। आसमान में पहुंचने के बाद रूस इसकी लोकेशन बताता है, बैरेंट्स सागर, और इस दौरान बादलों से ऊपर उड़ते हुए इस विमान की सबसे बड़ी खासियत दिखाई जाती है। किंजल मिसाइल अब MiG-31 का सबसे खतरनाक हथियार बन चुकी है। ज़पाद युद्धाभ्यास के दौरान पुतिन ने इस विमान को नाटो देशों के आसमान में उड़ाकर बता दिया कि जब भी मौका आएगा उनका फाइटर जेट हाइपरसोनिक किंजल मिसाइल को फायर करने के लिए तैयार रहेगा। अब देखिए बाल्टिक देशों के बीच रूस के एक हिस्से कालिनग्राद में क्या हो रहा है। यह है पुतिन का छोटी दूरी का बहुत ही खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम इस्कंदर। इसे इस जगह छिपा कर रखा गया था। अब ज़पाद युद्धाभ्यास के दौरान इसकी तैयारी आजमाई जा रही है। लॉन्चिंग ऑर्डर मिलने के बाद इस मिसाइल लॉन्चर को फौरन तैयार किया जाता है। रूस की इस्कंदर मिसाइल, रेंज 500 किलोमीटर से ज्यादा। नाटो के 4 देश खतरे में, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड। इस्कंदर की रेंज 500 किलोमीटर है, लेकिन कलिनिंग्राद में तैनात किए जाने के बाद यह नाटो के 4 देशों को अपना शिकार बना सकती है। यूक्रेन के साथ 4 और देशों पर अब इस्कंदर मिसाइल का खतरा सताने लगा है। इसमें लातविया है, लिथुआनिया है, एस्टोनिया है और सबसे बड़ा डर पोलैंड को भी है। कलिनिंग्राद से इन सभी देशों तक इस्कंदर जैसी छोटी दूरी की मिसाइल से हमला किया जा सकता है।
ट्रंप की बेरुखी देखकर अब यूरोप के 3 देशों ने नेटो का नेतृत्व करने का फैसला कर लिया है। यही देश पुतिन की नजरों में सबसे ज्यादा खटक भी रहे हैं, क्योंकि इन्होंने यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देने का वादा किया है। इसमें ब्रिटेन है, इसमें फ्रांस है और इसमें जर्मनी है। ये तीनों देश कह रहे हैं कि हमें किसी भी इमरजेंसी के लिए तैयार रहना होगा। इनमें भी केयर स्टारमर और इमैनुअल मैक्रोन सबसे ज्यादा सक्रिय हैं, जबकि जर्मनी ने कहा है कि वो यूक्रेन में सेना नहीं भेजेगा। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भी साफ कहा है कि वो यूक्रेन में फौज नहीं भेजेंगी। हालांकि वो यूक्रेन के बाहर ज़ेलेंस्की की फौज को ट्रेनिंग देने के लिए तैयार है। यूरोप यूक्रेन को बचाना चाहता है, लेकिन सवाल है कि क्या वो खुद पुतिन के गुस्से से बच पाएगा। फिलहाल आर्मेनिया ने भी पुतिन का दिमाग गर्म कर दिया है। रूस और आर्मेनिया की वॉर टेंशन हाई है। प्रेसिडेंट पुतिन ने आर्मेनिया पर प्रेशर बढ़ाना तेज कर दिया है। आर्मेनिया को पश्चिमी देशों से दूर रहने की हिदायत दी गई है। असल में पुतिन चाहते हैं कि आर्मेनिया रूस के नेतृत्व वाले यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन को छोड़कर पश्चिमी देशों के यूरोपीय यूनियन में शामिल होने के फैसले पर तत्काल जनमत संग्रह कराए। वहीं आर्मेनिया के पीएम निकोल पाशियान ने इस मांग को खारिज कर दिया है। निकोल के फैसले ने पुतिन को गुस्सा दिला दिया है। उन्होंने आर्मेनिया के खिलाफ गोलबंदी शुरू कर दी है। 29 मई को कजाकिस्तान में EU के समिट में रूस, बेलारूस, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान में एक संयुक्त बयान जारी करके आर्मेनिया से मांग की कि वो यूरोपीय यूनियन को ज्वाइन करने पर जनमत संग्रह कराए। आर्मेनिया एक वक्त रूस का उपनिवेश रहा है। इसी वजह से पुतिन चाहते हैं कि आर्मेनिया में रूस की पकड़ बनी रहे, जबकि यूरोपीय संघ ने आरोप लगाया कि पुतिन आर्मेनिया के चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं। आर्मेनिया पुतिन से इसीलिए दूरी बना रहा है क्योंकि उन्होंने अजरबैजान से युद्ध में दखल नहीं दिया था। आर्मेनिया ने रूस से मदद की गुहार लगाई थी, लेकिन तब तक रूस यूक्रेन युद्ध शुरू कर चुका था। हालांकि अब पुतिन की पकड़ मजबूत है, युद्ध में वो हावी है। रूस इस बार यूक्रेन ही नहीं बल्कि नेटो पर सबसे बड़े हमले के लिए खुद को आजमा रहा है, क्योंकि अमेरिका और नेटो ने भी रूस को दबाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी है। ये मान लीजिए कि जून की शुरुआत में ही पुतिन ने यूरोप पर बहुत बड़ा हल्ला बोल दिया है। तस्वीरों में चाहे पुतिन का गुस्सा नजर ना आए, लेकिन यूरोप के एयर डिफेंस इस वक्त पुतिन की खतरनाक नीयत के आगे फेल साबित हो रहे हैं। इसीलिए जून का महीना यूक्रेन और रूस के बीच नहीं बल्कि पुतिन और नेटो के बीच तनाव बढ़ा रहा है। इस महीने के आने वाले दिन बहुत अहम होने वाले हैं। पश्चिमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस के पुराने मिसाइल स्टॉक तेजी से खत्म हो रहे हैं और अब नई बनी KH-101 क्रूज मिसाइलें सीधे फैक्ट्री से युद्ध में भेजी जा रही हैं, यानी हथियार बन भी रहे हैं और तुरंत दागे भी जा रहे हैं। तो क्या रूस अब युद्ध के दबाव में जंग लड़ रहा है? क्या लंबा युद्ध पुतिन पर भारी पड़ रहा है? क्योंकि दूसरी तरफ अमेरिका ने रूसी तेल से जुड़ी राहत हटाकर आर्थिक दबाव और बढ़ा दिया है। रूस का बजट घाटा पड़ रहा है, प्रतिबंध बढ़ रहे हैं। बावजूद इसके पुतिन लगातार अपने सुपर वेपन दिखा रहे हैं। हाल ही में रूस ने RS-28 सरमत मिसाइल का परीक्षण किया। करीब 18,000 रेंज वाली यह मिसाइल लगभग पूरी दुनिया के किसी भी हिस्से तक पहुंचने की क्षमता रखती है। रूस का पोसाइटन सुपर टॉर्पीडो ऐसा परमाणु हथियार जो अंडर वाटर लंबी दूरी के टारगेट को तबाह कर सकता है। रूस की एवनगार्ड हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम जो अपने टारगेट तक 32,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पहुंच सकता है। और इसी बीच नेटो सीमा पर भी युद्ध भड़कने का खतरा बढ़ता जा रहा है। रोमानिया में मिला जिंदा गोला, पोलैंड में एयर अलर्ट, ब्लैक सी में बढ़ती मिलिट्री एक्टिविटी। अगर एक मिसाइल नेटो सीमा के अंदर फट गई तो क्या नेटो सीधे युद्ध में उतर जाएगा? क्या यूक्रेन युद्ध अब यूरोप की सीमाएं तोड़ने वाला है? क्योंकि अब यह सिर्फ रूस बनाम यूक्रेन नहीं रह गया, अब यह युद्ध है टेक्नोलॉजी बनाम टेक्नोलॉजी। ड्रोन बनाम ड्रोन और AI बनाम AI। एक ऐसा युद्ध जहां हजारों किलोमीटर दूर बैठा ऑपरेटर एक क्लिक में मौत भेज रहा है, जहां बिजली घर निशाने पर है, तेल डिपो निशाने पर है, कमांड सेंटर निशाने पर है और शायद देशों के नेता भी। दुनिया ने पहले टैंक वॉर देखा, मिसाइल वॉर देखा,
लेकिन अब दुनिया देख रही है एआई ड्रोन वॉर। और इस युद्ध का सबसे खतरनाक सवाल अभी भी वही है, क्या पुतिन का अगला निशाना खुद ज़ेलेंस्की है? क्या कीव के पावर सेंटर पर बड़ा हमला होने वाला है, या फिर मॉस्को पर यूक्रेन के इस हमले के बाद रूस अब ऐसा जवाब देगा जो पूरी दुनिया को हिला देगा? находящаяся на дежурстве с 2017 года. Она уже применяется в ходе специальной военной операции, но работа по ее совершенствованию, в том числе по повышению точности в неядерном